और स्टूडेंट्स एक्चुअली एकदम नेटवर्क चला गया था, इंटरनेट का कुछ लोचा हुआ होगा, इसलिए एकदम से रिस्टार्ट करना पड़ा सर्वर को, मतलब नेट ही नहीं आ रहा था। खैर चलता है, अपन लोगों के नेट की तो बात ही क्या करें। पता है ना, अभी लेटेस्ट में थोड़े टाइम पहले जो इंटरनेशनल चेस वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड के नेट सर्वर डाउन हो गए थे। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया और रशिया के बीच में फाइनल खेला जा रहा था, और मतलब ये फॉल्ट वहां दिखा नहीं, तो इंडिया का सर्वर में ज़्यादा इशू शायद रहा होगा, तो रशिया को विनर कर दिया था। बट ऑफिशियल कंप्लेंट डालने के बाद जब टेक्निकल डिपार्टमेंट ने देखा कि इंडिया का इशू नहीं है, पूरे वर्ल्ड के नेट चले गए थे उस टाइम फ्यू सेकंड के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। बिकॉज ऑफ दैट इंडियन रिप्लाई नहीं दे पाए थे चेस में। बाद में जॉइंट विनर डिक्लेयर किया रशिया एंड इंडिया को। ये लेटेस्ट न्यूज है, नेट से रिलेटेड बात के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। तो खैर कोई बात नहीं, हम चालू करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा नहीं, 2 बार क्वेश्चन पढ़ना, तुमसे तो नहीं होएगा, बाद में बता दूंगा। बेसिक से क्वेश्चन है, मेरे ट्रिक्स में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं है, मतलब आंसर इसका है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने वाला होना चाहिए, चक्रव्यूह में घुसना आपको आना चाहिए, बस एडवांस यही कहता है। टाइम दे रहा हूं, कुछ सेकंड दे रहा हूं, जल्दी करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? K2Cr2O7 की रिएक्शन हो रही है इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल से, ठीक है। When it was shaken after the addition of 1 ml of H2O2, मतलब K2Cr2O7 है, एल्कोहल और H2O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ब्लू कलर लेयर बन गई। ये पकड़ लिया पापड़ वाले को, बस यहीं से क्वेश्चन निकलना है। ब्लू कलर का लेयर बन गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ब्लू कलर लेयर क्यों बना, इतना हिंट और दे दिया, ये लो और इजी हो गया। ब्लू कलर लेयर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स X। जान ले लो, अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और आपको पता है मैंने भी लिखवाया हुआ था, K2Cr2O7 केवल 2 ही केस में लोचे करता है, H2O2 के साथ CrO5 बनता है जो ब्लू लिक्विड होता है। आप देखो अच्छी तरह से K2Cr2O7 के नोट्स में, जहां पर रिएक्शन के ट्रिक है वहां ये बात लिखवाई है। दूसरा, क्रोमिल क्लोराइड बनता है क्लोरीन के साथ, जब इसकी क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CrO2Cl2 का रेड वॉयलेट कलर आता है, ये बोला था। अदरवाइज K2Cr2O7 हमेशा एसिडिक मीडियम जब होता है ना तो Cr+3 बनाता है, केवल ये 2 केस के अलावा हमेशा ऐसा होगा। ये बात आपको लिखवाई है, वही क्वेश्चन है। आ गया समझ में कि नहीं आया? रेस्पॉन्स दो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब उसके आगे का क्वेश्चन तो नॉर्मल लेवल का रह गया। चक्रव्यूह में घुसना आपको अगर पता चल गया तो आगे तो देखो क्या सिंपल क्वेश्चन है। CrO बॉन्ड कितने हैं? तो आंसर है 4। कितने CrO बॉन्ड है? तो आंसर है यहां पर 4 CrO बॉन्ड है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, हाँ या ना? रेस्पॉन्स दो, तब आगे जाऊंगा। रिपीट करना है कि हो गया क्लियर? समझ में आया? एकेडमिक में या मेंस लेवल, निट लेवल पे क्वेश्चन सीधा पूछते हैं कि भैया ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, इसमें कितने CrO बॉन्ड है। एडवांस में क्वेश्चन को इतनी बार उठाया पटका के बच्चा खुद उठा पटक होता गया। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हाँ या ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको ऐसे 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री में थे, 18 ही फिजिक्स में थे, 18 ही मैथ्स में थे, कुल मिला के 54 क्वेश्चन करने थे 3 आवर्स में। सोच लो कितना बड़ा पेपर होगा।
क्लियर है? चले हम आगे। देखो एक बार यहां दोबारा समझाता हूं। CrO5 यहां से H2O2 के साथ ये बनता है, Cl के साथ ये बनता है। मैंने ट्रिक रिवाइज करवा दी दोबारा से, ये ट्रिक मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दी। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CrO, लास्ट लाइन पढ़ो आप, कंपाउंड X के बाद वाली लाइन, तो उसमें CrO बॉन्ड कितने हैं? तो आंसर है वो तो लॉलीपॉप है क्वेश्चन, तो 4 CrO बॉन्ड है। क्लियर? देवांशी बेटा जल्दी बोलो। खत्म? चलो एडवांस में अंतर समझो। मैं 2 मिनट का लेक्चर वाइज करूंगा अगले क्वेश्चन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। सोचो, लॉजिकल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। बड़ी स्ट्रक्चर देख के डरना मत। शैलेश सदावत के स्टूडेंट हो, डरना मना है तुम लोगों को। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं, ऑर्गेनिक में जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन उतना ही इजी होगा, बस ढंग से देख लो। सोचो, किसी को चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता समझ में आया हो तो बोल दो। पढ़ो, 1 मिनट दे रहा हूं, उसके बाद बात करूंगा आपसे। अब समझो, यहां पर क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट है। स्ट्रक्चर तो बाद का काम है, पहले नीचे लिखा हुआ पेप्टाइड बॉन्ड। अब बच्चा कहेगा सर ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, प्रोटीन्स में होता है, कोई बात नहीं। pH इक्वल टू 2 मतलब एसिडिक, तो एसिडिक वाले जो ग्रुप है वो Z1 कहलाएंगे। Z2 में कौन आएगा? ये एसिडिक है। pH2 का मतलब ये क्लियर है। pH इक्वल टू 6 मतलब Z2 ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल कैटेगरी में आएगा। 6 to 8 स्लाइट एसिडिक या स्लाइट बेसिक होता है, तो उसको ऑलमोस्ट न्यूट्रल में ले लेते हैं, ठीक है ना। pH इक्वल टू 11 Z3 इक्वल टू ये है बेसिक। अब आप कहोगे कि सर ये भी एसिडिक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी इस Z1 और Z2 में। ये आपका हिंट है। तो बताओ कितना कौन नेचर का है यहां पर। अब आपको क्या करना है, पहला ये समझ लो क्वेश्चन में, इतना पता चल गया तो आगे का रास्ता आपका थोड़ा इजी हो गया। अगर आपको इतना खोपड़िया में बात आई ना, तो आगे तो आप लुढ़कते पुढ़कते पहुंच ही जाओगे। अब इसमें अब ऑर्गेनिक लगेगी। पहला यहां इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगाओ आपका इक्विलिब्रियम वाला। अब ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आपको लगाना है। अब ऑर्गेनिक क्या कहती है? तो ऑर्गेनिक कहती है कि एसिडिक ग्रुप कौन कौन से हैं। तो रिंग से चालू कर रहा हूं मैं। रिंग में जो OH ग्रुप है वो फिनोलिक ग्रुप है, तो फिनोलिक एसिडिक है। मैं पहले एसिडिक समझा रहा हूं, एसिडिक कहां कहां पर है वो देखो। रिंग वाला फिनोलिक एसिडिक है। फिर उसके बाद आता है तो अपोजिट साइड में COOH ग्रुप है 2, वो दोनों एसिडिक हैं। दिख रहे हैं कि नहीं? बोलो। 2 COOH ग्रुप है वहां पर, एक डॉट 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 COOH लग रहा है और एक एब्सोल्यूट COOH लग रहा है। तो 2 एसिडिक दिख रहे हैं मेरे को यहां पर।
तो टोटल कितने एसिड दिखे अभी तक हमें? यहां पर 3 एसिड दिखे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद हम बात करें यहां पर, तो बेसिक न्यूट्रल ग्रुप कौन कौन है? तो जो न्यूट्रल है वो आप खुद देखो। बेसिक ग्रुप कौन कौन है? बस अक्ल लगाओ, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, अब तो हिंट दे दिया। और बेसिक ग्रुप कौन कौन से वो भी देखना। तो बेसिक ग्रुप 2 है, जो NH2 ग्रुप है ना वो बेसिक है। NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है यहां पर। तो 2 बेसिक है, 2 एसिडिक है, और अमाइड ग्रुप जो दिख रहे हैं ना वो है आपके ऑलमोस्ट एम्फोटेरिक, मतलब न्यूट्रल। तो 2 + 2 + 2, टोटल आंसर आएगा इसका 6। सॉरी, गलत बोल गया, एक मिनट। यहां पर ये कितने हैं? तो ये थे 3। बेसिक कितने दिख रहे हैं? 2। न्यूट्रल अमाइड ग्रुप को एम्फोटेरिक मानेंगे, न्यूट्रल नहीं मानेंगे। तो इसका आंसर आएगा यहां 0। तो टोटल आंसर आएगा इसका 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अमाइड वाला ही कंफ्यूजिंग नेचर में है। अमाइड एम्फोटेरिक है, मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों से ही रिएक्शन कर सकता है, तो उसको इग्नोर करके आगे की बात करेंगे यहां पर। तो आंसर आएगा 5। कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना। 3 एसिडिक ग्रुप है, 2 बेसिक ग्रुप है, अमाइड ग्रुप एम्फोटेरिक है, तो उसको इग्नोर करके और आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करूं, जल्दी से कमेंट दो। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे नहीं होगा। अब जैसे मैं ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया था एक बार सॉल्व करने में, तो ध्येय कह रहा है मेरा 4 तो आ ही रहा है बेटा, 4 से काम नहीं चलता। आपको वहां पर इंटीजर क्वेश्चन है, ये इंटीजर क्वेश्चन है, तो 5 का मतलब 5 ही लिखना पड़ेगा, 4 लिखने से मार्क नहीं मिलेगा। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंटीजर वाला क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग, मजा आ गया इस क्वेश्चन में। छोटा पटाखा ये क्वेश्चन है, तो छोटा सा बनाओगे जब पता चलेगा। 1 मिनट दे रहा हूं, करके दिखाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करोगे बच्चों, C8H10O2। मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, जब भी कभी ऐसा हो कि कार्बन हाइड्रोजन बराबर हो, तो इसका मतलब सबसे मेन है वह एरोमेटिक होने के चांस होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये हम देखते हैं एरोमेटिक है कि नहीं। अब एरोमेटिक है तो एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे की लाइन पढ़ो, न्यूट्रल FeCl3 आ गया। न्यूट्रल FeCl3 का मतलब मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं, इसका मतलब फिनॉल से रिएक्शन होती है। फिनॉल का मतलब FeCl3, FeCl3 का मतलब फिनॉल, सबसे मेन ट्रिक है ये। तो इसका मतलब एक चीज तो पक्का है कि यहाँ फिनॉलिक ग्रुप होगा। पहला स्टेप हो गया क्लियर। तो ये फेनोलिक ग्रुप की रामायण का राम कथा खत्म हुई। इसके बाद बचे अब क्या, तो यहां पर अब बच्चे हमारे पास 2 कार्बन,
हाइड्रोजन कितने बचे? तो 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा। अब ऑप्टिकल एक्टिव अगला हिंट है, तो या तो एल्कोहल ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, एक ऑप्शन। मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मैच हो रहा है क्या? तो बिल्कुल मैच हो रहा है फॉर्मूला। कोई डाउट है? चलो अब ट्राई करो, जैसे एक ऑप्शन दिया मैंने आपको, और कोई ऑप्शन भी हो तो आप सोचो। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होना जरूरी है स्ट्रक्चर का। एक मिनट दे रहा हूं, पूरा मौका मिल रहा है आपको सॉल्व करने का। बाद में करके बताओगे? चलो कोई बात नहीं। देखो करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर करता हूं, क्योंकि आंसर नहीं आ रहे हैं सारे मैं ही कर दूंगा तो तुम क्या करोगे? इतना हिंट देने के बाद आपको करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। कल डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को, चलेगा? घर से करो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूं स्क्रीन पर। चार आया, देखते हैं अभी। चलो बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आया है अभी, तो ये स्क्रीन वाला क्वेश्चन जो है ये ऑर्गेनिक कम काइनेटिक्स दोनों से लिंक है। अगर बेसिकली देखें तो कहने को ऑर्गेनिक का है बट मेनली काइनेटिक्स का है, बट कोई बात नहीं, चुटकी में हो जाएगा। काइनेटिक्स आप पढ़ चुके हो तो मुश्किल नहीं है आपके लिए। आंसर दो, मैं इस क्वेश्चन में आराम से बैठा हूं, जल्दी करके दोगे आंसर, मैं नहीं बताऊंगा। पहला बिल्कुल बच्चों आंसर इसका सबसे इजी क्वेश्चंस में से एक है ये, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चंस आप देख देख के हिल रहे हो। पक्का है ना? ये क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऊपर देखो तो कौन सा मैकेनिज्म है? तो आंसर है 3 डिग्री एल्कोहल है, तो SN1 मैकेनिज्म है। और SN1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ आपका पता है, हाफ लाइफ कांस्टेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन शेयर करूं?
ये तो सिंपल है, इसमें तो टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है ना। आज्ञा, ये सबसे इजी क्वेश्चन कह लो केमिस्ट्री के पेपर में जो आए हैं ना, एक आध क्वेश्चन ऐसे, नहीं तो बहुत दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन करते जाओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, एंजॉय करो इस क्वेश्चन को, मजा आएगा, लगाओ दिमाग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होएगा मुश्किल से, क्योंकि इसमें अच्छे ऑप्शंस हैं। टाइम दे रहा हूं, 1 मिनट पढ़ो पहले, फिर बाद में बात करेंगे। बोलो भाई। देखो, पहले कंसेप्ट समझो इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं। पहले और दूसरे में अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कौन विनर है, तो सबको पता है सेकंड वाला 3 डिग्री होने के कारण विनर है। प्लस आई इफेक्ट आ गया तो बेसिक स्ट्रेंथ सेकंड इज ग्रेटर देन 1 हो गया इन दो में। अब बात करें यहां पर थर्ड और फोर्थ में कौन अच्छा बेस है, गेम यही तो फंसना है। थर्ड और फोर्थ में कौन अच्छा बेस है, तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप बेसिक नेचर को कम करा देते हैं। तो लेकिन अगर हम बात करें तो यहां पर फोर्थ में जो ऑप्शन नंबर डी पढ़ लो पहले, वो बात एकदम सही है। जिनको नहीं पता है वो ध्यान रखना, यहां पर खुद का स्टेरिक इफेक्ट बेसिक नेचर को कम कराता है, लेकिन यहाँ दूसरे गांव वाले जो NO2 वाले ग्रुप है ना, उन्होंने यहाँ स्टेरिक इफेक्ट लगा डाला, और स्टेरिक इफेक्ट के कारण वो नाइट्रोजन के लॉन पेयर दूर हैं। मतलब यहां देखो, ये है, अगर इस नाइट्रोजन के हिसाब से ही बात करते तो ये तो 3 डिग्री है तो वीक की तरह हो जाता, लेकिन ये NO2, ये NO2 और ये NO2, ये क्या करेंगे, यहां पर अपना स्टेरिक इफेक्ट लगा के लॉन पेयर को यहां से निकलने को मजबूर कर देंगे। बल्कि ग्रुप है, अपना स्टेरिक इफेक्ट लगा के लॉन पेयर को यहां से भागने को मजबूर कर देंगे, और बिकॉज ऑफ दैट ये क्या होगा, अच्छा बेस हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, और रेजोनेंस इफेक्ट 3 में ज्यादा है 4 के कंपेयर में, सही बात है, फोर्थ को ही 3 में बदला हुआ है, ठीक है ना। एक्चुअली रेजोनेंस का इफेक्ट इस ग्रुप का तो होगा नहीं, NH2 ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट फिर भी होगा। क्लियर। तो थर्ड और फोर्थ 2 ऑप्शन तो एकदम सही है। अब सेकंड ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट तो गलत दिख रहा है हमें, फिर इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो गया, 4 इज ग्रेटर देन 1। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगर हम बात करें थर्ड और फोर्थ में बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये है, ये 40,000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है थर्ड से। थर्ड और फोर्थ में बात करूं तो थर्ड
के कंपेयर में फोर्थ लगभग 40 गुना ज्यादा पावरफुल है। मल्टी ऑप्शन है बच्चों। अब देखो स्टेटमेंट्स, लैंग्वेज पढ़ लिया करो, आज्ञा समझ में थोड़ा बहुत भी नहीं। तो सी ऑप्शन सबसे गंदा हो गया, क्योंकि सॉरी बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि डिफरेंस लगभग एक जैसा है। नहीं, इन दोनों का डिफरेंस 1 और 2 का एक जैसा है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बेसिक नेचर में, लेकिन थर्ड और फोर्थ में तो फोर्थ 40,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी एंड डी। अगला क्वेश्चन शेयर करें अगर आपको समझ में आया हो तो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों? सी एंड डी। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। ये फिर आया मस्त मौला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। थक गए हो गए एडवांस के क्वेश्चन कर करके, बोले सर आज कहां फंसा दिया आपने, है ना? ट्राई करो, दे रहा हूं 1-2 मिनट का टाइम। अगेन टफ से ज्यादा लेंदी बोल सकते हो इस क्वेश्चन को, टफ से भी ज्यादा है, ये लेंदी है। करो भाई। सबसे पहले P क्या है उसको ढूंढो। पहला काम है P को ढूंढ लो। तो P को ढूंढने का सबसे सिंपल तरीका, नीचे जो प्लेटिनम और हाइड्रोजन है ना वो आपको हिंट देगा कि P क्या है। क्लियर? पहला स्टेप तो ये लगाओ। तो उसने काफी क्लियर कर दिया, पैलेडियम और हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सबको तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो C9H12 में P क्या हो सकता है? तो मान लो मैं यहां P बना देता हूं आपका, डबल बॉन्ड कहां आएगा? ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो गई। 1 2 3, 1 2 मतलब P A B कुछ भी हो सकता है। P का मतलब A और B दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। आगे P का मतलब क्या है? A और C दो ऑप्शन हो सकते हैं। छोड़ो यहां तक तो ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अभी यहां से पता नहीं चलेगी। ट्रिपल बॉन्ड है वो तो समझ में आ गया। तो अगर हम मान लो यहां पर इधर जाए हम Q की तरफ, X रिएजेंट कुछ डाला जाए, तो X क्या है? लिंडलार है क्या? तो मान लो, अगर मान लो XP को मैं मान लेता हूं एक ऑप्शन वाइज, यहां पर आपका C मान लेता हूं। एक बार चालू तो कहीं से करना पड़ेगा। मान लो P जो है अपना वो है C, ये P है। अब ये क्या कह रहा है कि हम इसमें लिंडलार डाल देंगे, लिंडलार कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा? तो लिंडलार क्या करेगा बच्चों? ये ले आएगा। 1 मिनट, 1 2 3 लिंडलार। ठीक है, तो लिंडलार क्या करेगा यहां पर? तो डबल बॉन्ड ले आएगा। पहला स्टेप, कार्बन एक कम कर दिया मैंने जोश में। ये लिंडलार का काम है। ठीक है, मान सकते हैं KMnO4 से क्लियर होगा कि ये बात सही है या गलत है। तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा के वहां पर एसिड बना रहा है। तो KMnO4 यहां पर इसका अगर हम एसिडिक KMnO4 डाल दें
तो क्या होगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, मतलब ये यहां से तोड़ेगा, यहां से तोड़ेगा, दोनों साइड एसिड बना देगा। ये अगला हिंट है। तो अब आप यहां पर डबल बॉन्ड के स्ट्रक्चर से प्लान करो। इसको तो भूल जाओ, COH मैं इधर से बना रहा हूं, COOH CH2 यहां पर, ये लो। फिर यहां पर आ जाओ जॉइंट वाले कार्बन पर, जॉइंट वाले कार्बन पर ये है CH2, फिर यहां CH2, फिर ये CH2, फिर यहां पर आ जाओ तो ये COOH, और इस जगह कार्बन पर यहां आओगे तो ये भी COOH। ये स्ट्रक्चर बनेगी। अगर आपका C से हम चालू करें, मतलब P को ऐसा मान ले, तो ये आपका Q होना चाहिए, ऑप्टिकल एक्टिव एसिड। ऑप्टिकल एक्टिव है, बिल्कुल यहां पर आप देखो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो ये हमने मान लिया कि ये आपका Q स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मान लो हम A ऑप्शन से चालू करते, तो A ऑप्शन से चालू करते तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता या नहीं होता, वो भी करके देख लो। कोई बात नहीं, वो टाइम बाद में लगाएंगे। तो इधर का पीछा छूटा हमारा, सोडामाइड पे आ जाओ, NaNH2। NaNH2 क्या करेगा यहां पर, तो सोडामाइड, और दूसरा ऑप्शन है वहां पर C6H5COCH3, C6H5COCH3, फिर हाइड्रोलिसिस, तो ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर बनेगी। तो सोडामाइड क्या काम करता है, NaNH2, पहला स्टेप ये है। तो सोडामाइड यहां सोडियम सॉल्ट लेके आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो उसके बाद हमने C6H5 कीटोन से रिएक्शन करवा दी इसकी, और हाइड्रोलिसिस करवा दिया। कीटोन से और हाइड्रोलिसिस करवाने पर क्या बनेगा, तो C6H5COCH3। डबल बॉन्ड टूटेगा, और आगे क्या ऑप्टिकल एक्टिव स्ट्रक्चर बननी है। यहां पर एसिड होगा, एल्कीन ले सोडामाइड से, इस जगह पे कुछ आर पूछ रहा है वो आपसे, है ना। आर क्या है, तो आर कीटोन का एल्काइन से रिएक्शन जो होता है ना, वो मैं बता देता हूं, तो उसी से हो सकता है। बस ये कार्बोनिल ग्रुप है, सॉरी वो बना लेते हैं, अभी समझा देता हूं, पहले एक बार बेस देख लो। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसकी जब रिएक्शन एल्काइन से करवाते हैं, ठीक है ना, तो एक तरफ H आएगा, एक तरफ ये नेगेटिव जाएगा, तो क्या होगा, OH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला कंसेप्ट लगेगा यहां पर। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट जब यहां लगा देंगे, एक मिनट हटा दो, छोटा कर दो, नहीं तो वो दिख नहीं रहा है, तो मैंने थोड़ा साइज छोटा करवा रहा हूं क्वेश्चन का। ठीक है, तो अभी यहां पर अगर हम कार्बोनिल से रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी जगह मेंटेन है, CH2C। अब देखो यहां से ये जो एक हाइड्रोजन है, यहां से सोडियम जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है, यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड था, और ये कार्बोनिल ग्रुप का OH आ गया, ठीक है ना, एक तरफ CH3 हो गया और एक तरफ C6H5, ये स्ट्रक्चर बनेगी। चेक कर लो, हाइड्रोलिसिस के साथ लिखा हुआ है मैंने ये वाला पॉइंट, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है इस जगह पे। आप चेक आया क्वेश्चन समझ में, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो बोलो। पसीना तो पूरे पेपर नहीं लेके आए बेटा, रुको तो सही, पहले ये देखो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया B एंड C, B एंड C, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। कोई डाउट है तो बोलो। अब भी कमेंट दो, दोबारा समझाऊं, दोबारा समझा दूं,
ठीक है, देखो ये हमने आइडिया लिया कि ये हमारा मॉलिक्यूल है पी, आराम से समझो। इस मॉलिक्यूल में लिंडलार डालेंगे, पूरा पूरा ग्राफ समझा रहा हूं, लिंडलार डालेंगे तो एल्कीन से एल्काइन से एल्कीन बन जाएगी, खत्म। अब एल्कीन का जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, बेयर्स रिएजेंट में डाइओल बनते हैं, 1% एल्कलाइन KMnO4। उसके अलावा एसिडिक या बेसिक में या हॉट KMnO4 होता है तो ऐसे एसिड बन जाता है। इधर आया, कंसेप्ट क्लियर है? ध्यान रखना, जैसे ये बातें मान लो आपको क्लिक नहीं है या बाय मिस्टेक रह गई हो, उस तरह की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो ये अभी प्रैक्टिस ही चल रही है आपकी, ये मान लो, तो लिख लेना। बेयर्स रिएजेंट से डायोल बनते हैं, हॉट कंसंट्रेट KMnO4 हो, एसिडिक KMnO4 हो, बेसिक KMnO4 हो, उन सब से ये बना देना। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके बाद, इधर आते हैं। लिंडलार ने क्या किया, इसने कुछ नहीं किया, सॉरी सोडामाइड ने सोडियम हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन को हटा डाला बस, तो ये बन गया। उसके बाद वाला ये आंसर कहां से आया, तो मैंने इधर बाजू में छोटा स्ट्रक्चर लेके उसका कंसेप्ट समझाया जो हम पढ़ चुके हैं प्रैक्टिस में, बस उस कंसेप्ट को लगा दो, ये आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? अब क्लियर है? कमेंट दो जल्दी से। आपके क्वेश्चंस का आंसर एक साथ देता हूं बच्चों, कि अगर पार्शियल मार्किंग है तो क्या करना है, वो पूरा पैटर्न 5 मिनट लेके समझाऊंगा आपको। पहले इस क्वेश्चन में अपना कमेंट दो, अगला क्वेश्चन शेयर करूं। चलो मजेदार क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट कम ऑर्गेनिक दोनों मिक्स कर रखे हैं इसमें। पढ़ो एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी से क्यू बन रहा है, कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, देखने में डरावना है बस, है ना। अब 75% है, मतलब मेजर बन रहा है, वो भी क्लियर हो गया। अब व्हाट इज द अमाउंट इन ग्राम ऑफ क्यू ऑब्टेन फ्रॉम इतना ml ऑफ पी का ml दे रखा है वहां पर, मतलब पी के ml से मोल निकाल लो आप बच्चों, ठीक है, निकाल लेंगे अभी, रुको। डेंसिटी आपको पी की दे रखी है 1 ग्राम पर ml, मतलब यहां पर डेंसिटी दे रखी है, तो जितना ग्राम मतलब मॉलिक्यूलर मास है उतना ही ml मान लो, ग्राम 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ग्राम 1 ml के बराबर है। तो 9.3 ग्राम का मतलब क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन को मैं करता हूं अब सॉल्व, मोल कंसेप्ट लगेगा, तो 9.3 ml का मतलब है 9.3 ग्राम, पहला तरीका। उसके बाद डायजोनियम सॉल्ट बना, मैं पूरी रिएक्शन कर देता हूं एक बार, डायजोनियम सॉल्ट बन गया तो डायजोटाइजेशन हो गया, ये बनेगा, हाँ या ना, बोलो, कोई डाउट है? सेकंड स्टेप में फिनोलिक टाइप का ग्रुप है, मतलब डायरिंग वाला ग्रुप है, क्लियर, तो उसके साथ NaOH के साथ रिएक्शन होगी, कोई इशू नहीं है उससे, NaOH से, तो आपको पता है कपलिंग रिएक्शन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है हमने,
अगर मैं यहाँ पर बताऊं आपको तो कपलिंग रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, फिनॉल के पैरा पोजीशन से डायजोनियम ग्रुप रिएक्शन करता है ऐसे और HCl निकल जाता है। कोई डाउट है तो बोल दो। अगला केस है यहाँ पर CH3COOH के साथ एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है तो वो तो एस्टर बन जाएगा आगे का काम तो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर उस ग्रुप की रिएक्शन कर रहा हूं। तो ये जो ग्रुप है यहां पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूमिंग ही है, मतलब अब नॉर्मल बच्चे से नहीं होगा अगर आप अकल नहीं लगा रहे हो, डेप्थ जब तक एडवांस की आपने अच्छी प्रैक्टिस नहीं की, ऐसे क्वेश्चन आप हिला भी नहीं पाओगे। करना तो बहुत बड़ी बात है। वो वाला नहीं था कि मतलब सीता का धनुष उठाने के लिए सारे राजा हिला भी नहीं पाए थे, चढ़ाना तोड़ना तो अलग बात है। तो यहां पर इसकी पैरा पोजीशन पे तो देखो हाउसफुल है तो इसके ऑर्थो पे हो जाएगा। अब ऑर्थो इधर भी है इधर भी है तो किधर वाला ऑर्थो होगा, कॉमन सेंस है, इधर वाला ऑर्थो तो होगा ही नहीं, इधर वाला ऑर्थो यहां पर, ठीक है। अगर हम बात करें तो अब मैंने क्या किया, इसमें ये मॉलिक्यूल बना डाला लगे हाथों, ठीक है, और यहां से ये वाला H निकाल के N2 N डबल बॉन्ड N रिंग। ये समझ में आया या नहीं आया, पहले ये देखो। इसके बाद अगला है, इसके बाद एसिड रिएक्शन करेगा तो ये मैं डायरेक्ट यहां पर एस्टर बना सकता हूं, ठीक है ना। ये एसिड के साथ हाइड्रोलिसिस करवा दिया, H2A लिख दूं तो ये बन गया हमारा एस्टर पार्ट। बैलेंस इक्वेशन में क्या है, 1:1 है, कहीं पर भी डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ग्राम्स ऑफ Q ऑब्टेन फ्रॉम 9.3, तो कितना अमाउंट बनेगा। तो यहां पर पहले इसके मोल निकाल लो, तो इसका मास जो है 93 होता है, तो आंसर इसका 1.1 मोल है। तो हमें पता है इसके 0.1 मोल से 0.1 मोल बनने वाला है और उसका ग्राम निकाल डालो। कर पाओगे? ऑर्थो क्यों नहीं, समझा नहीं बेटा कौन क्या कह रहा है। भले आप ऑर्थो क्यों नहीं, ऑर्थो पे ही जोड़ा है क्योंकि वैसे कपलिंग रिएक्शन पैरा पे होती है बट पैरा तो हाउसफुल है, तो इधर वाला ऑर्थो तो बल्कि ग्रुप है ना, रिंग देखो इधर है, तो इधर क्यों नहीं जुड़ेगा, उसका कारण है इधर बड़ा रिंग है, इधर दूर है अभी भी, तो इधर जुड़ेगा। OH को तो इधर या उधर दोनों साइड बराबर है ना, तो रिंग स्टीरिक इफेक्ट जो है जिधर कम होगा उधर जुड़ेगा। रेस्पॉन्स दो, क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो इसका आंसर आएगा कितना, निकाल लोगे यहां से कैलकुलेट करके, तो ऑलमोस्ट 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.6, ये इसका आंसर है, चेक कर लेना। मतलब कंसेप्ट यहीं से 0.1 मोल है इसका, तो 0.1 मोल से उसका 0.1 मोल बन रहा है। इतने लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, और उस 0.1 मोल का मास तो 11th के किसी बच्चों को दे देना, भैया ये मॉलिक्यूल है अब इसका मास निकालो, तो वो भी कर पाएगा। रेस्पॉन्स दो जल्दी से। ये JEE एडवांस का जितना पार्ट मैंने कराया ऑर्गेनिक वाला, उस पार्ट के क्वेश्चंस मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दिए। फटाफट आपके कमेंट्स दो, समझ में आया, पेपर इजी लगा क्या हार्ड लगा, अब वो भी आप लिखो। हो गया ना। आइसोमर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन से का, उसका उसमें एक्चुअली दिखा नहीं मेरे को पेपर में ओरिजिनली, वैसे आंसर मेरे को 2 समझ में आ रहा है, आंसर शायद उसका 2 होगा, बट एक कार्बन का कम ज्यादा लग रहा है क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन एडवांस का लग नहीं रहा था, तो उसको अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा वाला एक बार।
बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो यहां तक। वो एक बार घर पे देखूंगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन अनास। चलो अब देखो, अगर बात करें तो ये था जेडबलई एडवांस का पेपर। पेपर रियल में लेंदी था क्योंकि कहीं ऑब्जेक्टिव वाले तो नामो निशानी नहीं दिख रहे थे, सब्जेक्टिव की फीलिंग आ रही थी पूरे पेपर में। इस पेपर में अब मैं बताता हूं आपको पेपर का मार्किंग क्या था। 6 क्वेश्चन थे सिंगल करेक्ट, सिंगल करेक्ट है ना। 6 थे आपके मल्टी एक पेपर में, और 6 थे आपके जो थे एक में सिंगल इंटीजर थे कि एम का ए होता है, पी का बी होता है, ऐसे ऑप्शन होता है ना, वो इंटीजर वाले मैच मैट्रिक्स टाइप के, या इंटीजर जो भी कह लो वो इंटीजर। दूसरे पेपर में मतलब क्या कहते हैं, मल्टी तो 6 थे ही, यहां पर आपके सॉरी सिंगल इंटीजर उधर थे, या न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल वाले जो अपन कर रहे हैं, 6 ही न्यूमेरिकल वाले यहां थे। तो कुल मिला के मल्टी वाले एक, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स तीनों में, तो 6 सिंगल करेक्ट थे, 12 मल्टी ऑप्शन वाले थे, 12 न्यूमेरिकल थे और 6 इंटीजर थे। रिपीट कर रहा हूं, 6 सिंगल करेक्ट, 12 मल्टी ए बी, एक मतलब ए बी सी ऐसे, 12 न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब एडवांस का पुराना पैटर्न टाइप का, और 6 इंटीजर टाइप के। ये पेपर का पैटर्न था। पेपर के क्वेश्चंस बड़े बड़े थे, जिसको देख के ज्यादातर बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, क्योंकि क्वेश्चंस के लेंथ होने के कारण क्वेश्चन क्या है, टफ अपने आप बन जाता है, देख के इतना बड़ा देख के डर लग जाता है। क्लियर? तो वहीं पे जाके मेन नॉलेज से ज्यादा कंसंट्रेशन, जो अपने आप को एडवांस में कंसंट्रेट रख पा रहा है, उसका गेम था। बट एक सबक आप सब ले लेना, अगर आपको एडवांस में जाना है, आपका प्लान एडवांस है, तो भैया फर्स्ट डे से एडवांस करना। ये बात ध्यान रखना कि आप, चलो ऑनलाइन में तो हमसे पढ़ रहे हो, ऑफलाइन में कहीं इधर उधर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो मुझे नहीं पता, बट एक मिसकंसेप्ट जो अपने यहाँ के माइंड में चलता है, लोग बेवकूफ बनाते रहते हैं। मेरी लैंग्वेज में तो यही वर्ड काम में लूंगा मैं, कि भाई हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जेडबलई कराते हैं, बाकी 5 दिन स्कूल का कराते हैं। भूल जाओ, अब जेडबलई एडवांस की स्पेलिंग ढंग से नहीं लिख पाओगे। नए पैटर्न तो इस बात को प्रूव कर रहे हैं। आप खुद देख लो आपसे कितने क्वेश्चन हिले होंगे। पेपर डाउनलोड कर लो, नेट पर आ चुका है पेपर, तो आईआईटी मतलब जो उसकी साइट पर ही, मतलब गूगल सर्च करोगे जेडबलई एडवांस का पेपर, ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। फिजिक्स मैथ्स के लगा के देख लो, आपको हिलेगा नहीं क्वेश्चन। 11th के क्वेश्चन करके देख लेना, आप 12th के तो छोड़ो। क्लियर? तो अगर आपको एडवांस करना है तो फर्स्ट डे से एडवांस के इस पैटर्न तक की, इस लेवल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्पून फीडिंग छोड़नी पड़ेगी, रिलैक्स मोड से बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके आप एडवांस के लिए आ जाओ। और ये सोचो कि भाई जैसे कई टीचर्स बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, आपके आजू बाजू के सराउंडिंग वाले बहुत से टीचर्स होते हैं ऑफलाइन में, मैंने बहुत देखा है, हफ्ते में 1 दिन कराते हैं जेडबलई। मीन्स भी नहीं होता आज के ज़माने में 1 दिन 2 दिन से, पहले दिन से आपको एडवांस जाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि अभी पहले मेंस करते हैं बाद में एडवांस करेंगे, तो भी बहुत बड़ी गलती है, आप नहीं कर पाओगे। जिन बच्चों ने मेंस किया है, या बच्चों की नहीं छोड़ो, जो मेंस कराने वाले टीचर हैं, जिनको एडवांस का प्रॉपर नहीं है दम, उनको क्वेश्चन पकड़ा दो, हकीकत सामने आ जाती। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना बच्चों। आपका रास्ता आपको ढूंढना है, आपको अपना टारगेट मेंस करना है कि एडवांस करना है, उसके हिसाब से जाओ। निट क्वाइट इजी है। अगर मैं 3 पेपर्स की बात करूं, निट इस साल का एनालिसिस, हर साल ऐसा होता है, बट इस साल के एनालिसिस में निट यहाँ है, जेडबलई मेन उसके ऊपर है लेवल वाइज, और एडवांस तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं हम जेडबलई मेंस के जो क्वेश्चंस बाकी हैं उनके साथ। आपको कैसा लगा पेपर, जो क्वेश्चन मैंने दिए आपको कैसे लगे, इजी, मीडियम या टफ? कमेंट दो, जब तक आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग स्क्रीन पे डालते हैं। जल्दी करो।
चलो ये वाले क्वेश्चन ट्राई करो। अब ये मेंस के जो ओरिजिनल क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे पिछले एपिसोड में, उनको देख रहे हैं हम लोग अब। तो ट्राई करते रहो, मैं डिस्कस करता जाऊंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दे रखी है, एच आई के साथ रिएक्शन होएगी, तो एच आई क्या करेगा? एक तरफ एच और एक तरफ आई आएगा। 3 में CH3 4 OCC। अब एच आई आएगा तो हमेशा यहां पर आई और यहां एच जुड़ेगा, नॉर्मल बात में। लेकिन अगर कहीं शिफ्ट होने का मौका मिल रहा है तो शिफ्ट भी हो जाता है, आया ना? तो मेजर आंसर ये नहीं आएगा। अगर हम इसको ट्विस्ट कर दें तो कार्बोकेटायन बन जाता है पहले स्टेप में। कार्बोकेटायन बनते ही यहाँ पर क्या होगा? ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद आपका आंसर आएगा आई इधर। वो तो एल्कोहल तो बन रहा है, वो तो समझ में आ गया सबको, पहला स्टेप। अब इसके बाद एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो यह आंसर यहां से आएगा। तो आंसर वलय का बिल्कुल सही है। सही सोचता है बेटा, तू मेहनत किए जा, अच्छा रिजल्ट तेरा निकल जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं? बाकी और बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। अब भी तो इश्यू नहीं होना चाहिए, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ए आंसर कई लोगों ने सोचा होगा, अब क्या बोलूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्क्रीन पर जल्दी से। सर ये एच आई वाले में एच एंड आई कहां जाएगा, उसमें प्रॉब्लम होती है कई बार, बता दूंगा, ठीक है ना? बता देता हूं। क्या करोगे, जल्दी बोलो।
अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नेट का पेपर मैंने डिस्कस किया है कि नहीं किया, वो भी कमेंट दो। नेट का जो पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ वो आपको डिस्कस किया है या नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं, अगर नहीं किया तो वो भी मैं डिस्कस करके खत्म करूंगा, ठीक है ना, जो एक पूरी यूनिट्स आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें 4 आएगा, देख लेते हैं बेटा। NaBH4 है, तो NaBH4 का काम क्या है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH यहां पर NaBH4 क्या करेगा, पहला काम है वो उसको एल्कोहल में बदलेगा, पहला स्टेप। SOCl2 है, तो SOCl2 क्या करेगा, उस एल्कोहल को डायरेक्ट NaBH4 ले लिया, तो ये समझ में आया, SOCl2 ने उसको हेलो एल्केन बना डाला, काम खत्म। इसके बाद अगला स्टेप है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो AlCl3 के साथ रिएक्शन जब होगी, मतलब इसकी रिएक्शन हम बेंजीन से करा देंगे, इसके बाद तो घटिया क्वेश्चन हो गया, खत्म। तो क्या बनना चाहिए, ये बन जाएगा आपका, ऐसा कोई आंसर है क्या? इस पे एडवांस में आइसोटॉप डाल के बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जाता है, और उसके बाद DBr से रिएक्शन हो रही है, ये बना आपका बी, और इसके बाद DBr HBr की जगह DBr डाल दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, HBr की जगह क्या कर दिया बच्चों, DBr डाला है, तो DBr से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया, मतलब डी जुड़ेगा, बस यही तो देखना है, मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या होगा आंसर, अब समझ में आया बच्चे, क्या आंसर आएगा इसका? अगर मैं यहां पर डालूं तो नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव वहां जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो आंसर है ऐसा ऑप्शन ए में मैच हो रहा है। क्लियर, देखो एक बार, समझ में सबको? अगला क्वेश्चन देखो, ट्राई करो अगला क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो एनहाइड्रस, ऐसा क्वेश्चन तो अभी अभी देखा वाला सा लग रहा है ना, लगाओ अकल, करो। आंसर आएगा, देखो ये हवा में कर सकते हैं, इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराओ पहले। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, यहां पर इसको ऐसे तोड़ देता हूं मैं, आपको इजी रहेगा। सॉरी, गलत तोड़ दिया मैंने, कई बार मैं भी जोश में आ जाता हूं। है ना, एनहाइड्रस AlCl3 ये आपका है।
तो फ्रीडल क्राफ्ट इसके ऑर्थो या पैरा पे किसी भी एक पॉइंट पे करा दो, मतलब यहां जुड़ेगा ऑर्थो पे, तो यहां या यहां जुड़ेगा नहीं, क्योंकि बाजू बाजू में दो ग्रुप है। तो मेन प्रेफर्ड क्या होगा, पैरा। तो इसका पैरा ले लो या इसका पैरा ले लो, क्योंकि ग्रुप सेम है तो एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जोड़ देता हूं, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस वाला काम तो आप कर लोगे। मान लो मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी कर दूं तो बाद में इजी रहेगा, अगले स्टेप में समझना। ये काम हो गया। इसके बाद ZnHgHCl, ये क्या करेगा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन एडवांस में आया, तो ZnHg क्या करेगा, इसको एल्केन में बदल देगा। ये अगला स्टेप हो गया। तो A क्या बना वो समझ में आ गया, B क्या बना यहां तक आया, H3PO4, सेम क्वेश्चन है एडवांस में भी ऐसा ही था, थोड़ा सा हेर फेर था, याद है अभी अभी किया है। तो H3PO4 क्या करेगा, यहां पर इसको डिहाइड्रेशन करा देगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, मतलब आंसर आएगा इसका 1। आंसर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। एक मिनट, 1, हाँ 1 आएगा, कीटोन ग्रुप है वो मैंने देखा नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A। वलय का सही है, ध्येय का सही है। वलय पागल हो गया, दोबारा B लिख रहा है, ऐसा कैसे होगा बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट दो जल्दी से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बोलो, अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, एसिडिटी का ऑर्डर बताओ इसमें, मतलब कौन है जो सबसे पहले, कौन है जो इजीली H+ देगा, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। चलो बोलो भाई, टॉटोमेरिज्म लगाओ, क्योंकि दो कीटो ग्रुप हैं। एस बी ऑप्शन देखो सबसे पहले, बी ऑप्शन में दो कीटो के बीच में एक मिथाइल होता है, तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, मतलब वहां से H+ इजीली निकलेगा। तो बी सबसे पहले आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट एसिडिक कौन होगा, तो आंसर है बी होगा, ये पक्का है, देखते ही टिक हो जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। तो आंसर थर्ड और फोर्थ में से ही कुछ होगा, थर्ड और फोर्थ के अलावा तो कुछ होगा नहीं। क्लियर हो गया। आगे का ऑप्शन देखो बच्चों। अब बचा क्या, अगर मैं अपनी जान बचाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, ए और डी को कंपेयर कर लूंगा। तो ए और डी देखते ही तो कंपेयर वैसे ही हो गया, कीटोन और उधर अमाइन ग्रुप भी है, तो कौन ज्यादा पावरफुल है, अमाइन का मतलब बेस होता है, तो वो H+ देने नहीं देगा, हाँ या ना। तो ए पावरफुल हो गया, तो B इज ग्रेटर देन ए, इज ग्रेटर देन डी। ए डी तो बाद में ना, सी भी है अभी तो मैदान में, तो सी और डी में से कौन विनर है, समझ में आ गया। अभी अभी बोला ही अमाइन ग्रुप होता बेसिक नेचर का, तो सी इज पावरफुल देन डी। तो आंसर हो गया सी इज पावरफुल देन डी। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से रेस्पॉन्स दो, रिपीट कर दूं एक बार क्वेश्चन। देखो बी अनडिस्प्यूटेड है, बी सबसे ज्यादा होगा, उसका कारण है दो कीटो ग्रुप के बीच में जब भी एक मिथाइलिन ग्रुप आ जाए तो इनॉल की स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, मतलब फटाफट फटाफट H निकलेगा, पहला पॉइंट। तो इसमें तो कभी शक मत करना,
इसके अलावा सोचना है आपको बाकी सब में, तो कीटोन है तो कीटो की अगर मैं बात करूं, टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट आपको बता दूं दोबारा से, तो याद होगा कीटोन इज प्रिफर्ड ओवर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इज प्रिफर्ड ओवर एस्टर। ये आपका कंसेप्ट है। तो इस कंसेप्ट से भी बी के बाद ए का ही नंबर आएगा, फिर सी का आएगा, डी तो अपने आप लास्ट में हो गया। कोई प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट दो। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं फटाफट। आज की सभा समाप्त करने से पहले इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल इज अनस्टेबल इन एन एक्वस बेस? कौन से एल्कोहल्स हैं जो एक्वस बेस में मतलब बेसिक मीडियम में अनस्टेबल हैं? ये है, सोचो। एल्कोहल के डेरिवेटिव मतलब वो एस्टर ऐसा कह रहा है वो, या सारे एल्कोहल के डेरिवेटिव ईथर है, ईथर जो लगा हुआ है ना वो सब ओ आर ग्रुप एल्कोहल का डेरिवेटिव है। तो कौन है जो बेसिक मीडियम में अनस्टेबल है, ये कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इसको सिंपल वे में बोलूं तो किसका हाइड्रोलिसिस सबसे इजीली होगा? अब क्वेश्चन हो जाएगा बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। बोलो, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं। अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसा ले लूं तो आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। NaOH की प्रेजेंस में क्या होता है, इसका सेपोनिफिकेशन हो जाता है, सॉरी एल्कोहल बना देगा वापस। सब में हो सकता है बट आपको ये बच्चों वाले लेवल से मैंने समझाया। वैसे आप क्वेश्चन को हिला नहीं पा रहे होगे, अब किया है आपने। क्लियर है? NaOH की प्रेजेंस में सेपोनिफिकेशन वाला कंसेप्ट 10th लेवल का है, उससे करो। अब हो गया आपका आंसर, हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड। कोई डाउट है तो बोलो। वेले का आंसर आया, बाकी और किसी ने अभी तक कुछ सवाल जवाब नहीं किया है, मतलब आया कि नहीं आया समझ? चलो क्लास तो खत्म करने जा रहे हैं। अभी मैं आपसे एक रिव्यू ले रहा हूं। ये मैं पेपर डिस्कशन करवाऊं या फिर आगे पढ़ाना चालू कर दूं? अगले एपिसोड में आप क्या चाहते हो? अभी हमारे कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बाकी हैं इस तरह के, JEE के और निट का। तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोगों का ये पेपर डिस्कशन वाला पार्ट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वो कराऊं या अब आप खुद कर लोगे? जल्दी से कमेंट दो अपना, उसी के हिसाब से अगली क्लास का प्लान करता हूं मैं। और जैसे ये पेपर डिस्कशन खत्म होगा उसके बाद हम लोग इनऑर्गेनिक का P ब्लॉक चालू कर देंगे। डाउट सेशन वगैरह है तो आप डाउट ला सकते हो, ठीक है ना? आज का 11th का एपिसोड आप देखिएगा, उसमें भी मैंने पेपर डिस्कशन ही किया है। तो 11th का पार्ट अगर किसी को देखना हो तो उस एपिसोड को देख लेना। मतलब आप कर लोगे तो अगली क्लास में मैं रहने दूं नेट का पेपर और ये डिस्कशन की जरूरत नहीं है ना? अगले एपिसोड में आगे का टारगेट लेते हुए